जी हाँ, तुर्की से एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि अब तुर्की जो है इजराइल के लिए दूसरा ईरान बनने जा रहा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा तुर्की की। जी हाँ, तुर्की से एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि अब तुर्की जो है इजराइल के लिए दूसरा ईरान बनने जा रहा है। जी हाँ, ये खबर चल रही है और ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि इसकी वजह से इजराइल में खौफ व दहशत है। अब तुर्की से खबर ये आ रही है कि वो एक सुन्नी इत्तेहाद, सुन्नी गठबंधन बनाने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये पूरी खबर क्या है पहले मैं वो बता देता हूं, इसके बाद इसके क्या मानी है। ये सुन्नी गठबंधन, ये सुन्नी इत्तेहाद, ये क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले खबर देख लीजिए। और ये जो इत्तेहाद की बात है, इससे पहले एक मुस्लिम फौज की भी बात हो रही थी, फिर अभी 4 देशों का गठबंधन बनाने की बात हो रही थी। रोज एक नया शगुफा। लेकिन है क्या, पहले ये देखिए, तुर्की अब सुन्नी इत्तेहाद का ख्वाह है। ईरान के तनाज़े के दरमियान इजराइल और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। जी हाँ, और ये कहा जा रहा है कि तुर्की जो है वो अब ज़्यादा खौफनाक हो रहा है। तुर्की ने इजराइल पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 अहलकारों को 1100 से 5000 साल तक कैद की सज़ा का मुतालबा किया है। 1100 से लेकर के 5000, आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी वो है, ये अपने आप में एक बड़ा वो है, मुतालबा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से यरूशलेम, यहाँ पे सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के एक मुहक्किक बैन मेनाचिम ने खबरदार किया है कि तुर्की इजराइल के लिए बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक खतरे के तौर पर उभर रहा है, यानी खतरनाक है। इनका इस्तदलाल है, इनका कहना है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की पॉलिसियां महज अवामी बयानबाजी से आगे बढ़ गई हैं। अब यानी इनके बयान को सिर्फ बयान न समझा जाए, यानी हल्के में न लिया जाए। ये कहते हुए कि तुर्की नया ईरान है। ये जिस तरह से ईरान इजराइल के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, ये तज्जियाकार का कहना है कि उसी तरह से तुर्की भी बन रहा है। इनका दावा है कि अन्कारा खामोशी से सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में एक नया सुन्नी ब्लॉक, सुन्नी इत्तेहाद कायम करने के लिए काम कर रहा है। अर्दगान का ख्याल है कि अमरीकी हमले ईरानी हुकूमत को कमज़ोर या मुकम्मल तौर पर गिरा देंगे। इनका मौक़िफ़ है कि इस तरह की पेशरफ से शिया ब्लॉक के खात्मे के बाद खित्ते में एक खला पैदा हो जाएगा और तुर्की के पास इस खला को पुर करने का एक अहम मौका है। यहाँ पे आप देखिए, बैन मेनाचिम ने यरूशलेम पोस्ट में लिखा है, तुर्की का मकसद सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के साथ मिल करके इस खला को पुर करना है, यानी एक सुन्नी इत्तेहाद। अब अभी आप गौर कीजिएगा, ये सुन्नी इत्तेहाद, सुन्नी गठबंधन, सुन्नी ब्लॉक, ये आ क्यों रहा है, लफ्ज़ सुन्नी इस वक्त क्यों आ रहा है, इस पे आप फोकस रखिएगा। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसका मकसद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करना है। बैन मेनाचिम का ख्याल है कि सदर अर्दगान इस्लामी ममालिक का नया खलीफा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए तुर्की ने हालिया बरसों में इजराइल के खिलाफ जितने भी इक़दामात किए हैं, उनका मकसद खुद को एक इलाकाई रहनुमा के तौर पर पेश करना है। यही वजह है कि अन्कारा, जो कभी फ़िलिस्तीन पर मुकम्मल खामोशी का शिकार था, पिछले 2-3 वर्षों में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला बन गया है। अब ये भी ख्याल रखिएगा कि कह रहे हैं कि तुर्की सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, लेकिन पूरा गज़ा ख़त्म हो गया है, वहाँ हर चीज़ तबाह हो गई है, वहाँ लाखों लोग मारे गए हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा।
اور یہ کہنے 2-3 سال میں سب سے زیادہ آواز ترکی نے اٹھائی اس کا، اور یہ تجزیہ نگار ہے. یہ کیوں آرٹیکل آیا میں اس پہ بات کروں گا. اتوار کے روز صدر اردوغان نے اسرائیل پر فلسطین اور لبنان کے خلاف مظالم کا الزام لگایا اور یہاں تک کہ یہودی ریاست کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی، جیسا کہ اس نے ماضی میں یعنی پاسٹ میں کاراباخ اور لیبیا میں دیا تھا. ترکی اب تک اسرائیل کے ساتھ براہ راست تصادم کے خدشے کے پیش نظر جنوبی شام میں جانے میں محتاط رہا ہے. تاہم ترکی شام کے یعنی سیریا کے صدر احمد الشرا کے ساتھ مل کر ملک میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے. بین مینچم کا خیال ہے کہ یہ اقدامات شام یا ایران تک محدود علاقوں سے ہٹ کر وسیع ترک علاقائی عزائم وسیع تر علاقائی عزائم کی عکاسی کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ترکی یروشلم کے مسئلے اور بین الاقوامی میدان سمیت پورے مشرق وسطیٰ میں پورے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ایسی پیش رفت ہیں جن پر اسرائیل کو پوری توجہ دینی چاہیے، یعنی اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اردوغان سب سے خطرناک شخص یہ کہا جا رہا ہے. ماہر بین مینچم نے صدر اردوغان کو اسرائیل کے لیے سب سے خطرناک شخص قرار دیا ہے اور وزیر خارجہ حاکان فیدان کو انقرہ میں طاقت کا ایک اور اہم مرکز بھی قرار دیا ہے. انہوں نے دونوں کے درمیان تناؤ کی خبروں کا حوالہ دیا جن کا تعلق یہاں پہ دیکھیں فیدان کے اردوغان کی جگہ لینے کے مبینہ عزائم سے ہے. تاہم انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا یہ واقعتاً ہوگا یا نہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پہ کئی چیزیں میں آپ کو اب کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی جب پوری کمیونٹی جو مسلم برادری ہے وہ متحد ہے، نہ شیعہ نہ سنی، یعنی جو امریکہ اور اسرائیل کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، کم از کم یہ جو 2-2.5 سال گزرے ہیں کہ جس میں غزہ بھی شامل ہے، غزہ میں موتیں بھی شامل ہیں، پھر ایران پر جو یلغار ہوئی ہے، ان سب نے شیعہ سنی کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایسے میں سنی اتحاد کی بات کرنا، شیعہ اتحاد کی بات کرنا، یہ الگ الگ کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ نمبر 1، کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش یا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ اگر ترکی واقعی خلیفہ بننا چاہتا ہے تو محض 4 ملکوں کو لے کر کے کیا 57 ملکوں کا کوئی ملک خلیفہ بن سکتا ہے؟ پھر یہ پہلا موقع تو نہیں ہے جب اس طرح کی باتیں رجب طیب اردوغان نے کی ہو. اس سے پہلے وہ ایک مسلم ناٹو بنانے کی بات کر رہے تھے، یعنی مسلم فوج بنانے کی ایک الگ سے. تو کیا اب تک اس پہ عمل ہو پایا؟ کب عمل ہوگا؟ کب اس کی انہیں ضرورت محسوس ہوگی؟ تو اس لیے پھر آپ یہ دیکھیے اس میں کہا گیا، بین کیا کہہ رہے ہیں کہ ترکی سب سے زیادہ بولا ہے. ترکی کیا بولا ہے؟ اس دوران جو خبریں آئی ہیں کہ ترکی باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ مل کر تجارت کرتا رہا ہے. پارلیمنٹ میں اس کے آواز بھی اٹھائی وہاں کے اراکین نے، وہاں ترکی کے عوام نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا. پھر بیان بازی کے علاوہ کیا ترکی نے ایک تیر بھی چلایا؟ کیا ترکی نے اسرائیل پر ایک کنکری بھی ماری؟ نہیں ماری. تو پھر یہ کیسے؟ بیان تو OIC بھی دیتا رہا، بیان تو سعودی عرب سے بھی آیا، بیان تو UAE سے بھی آیا کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ ریڈ لائن ثابت ہوگی. کیا ہوا آج غزہ میں دیکھیں ویسٹ بینک سے آگے جانے کی کوشش اسرائیل کی ہے. کوئی بول رہا ہے؟ آج بھی وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے کیا؟ کہاں بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا ہے. تو یہ کیوں؟ یہ ترکی کی خلیفہ بن جائے گا، اور ترکی جو ہے دوسرا ایران بننے جا رہا ہے. ارے بھائی، ایران بننے کے لیے شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، ایران بننے کے لیے لڑنے کی ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ سوال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے. ورنہ آج تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جنگ پھیل رہی ہے، جس طرح سے لبنان پہ حملہ ہوا ہے، آپ بتائیے ترکی صرف بیان دے رہا ہے؟ کیا
तुर्की जो है इसको लेकर के कोई मीटिंग की? क्या तुर्की ने ये कहा कि हम सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं या इनसे कोई अब तिजारत नहीं होगी? क्या कोई ऐसा बयान आया? क्या तुर्की ने इस मसले पर ईरान से बात की? तो ये शिया सुन्नी क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त ऐसा। या तो ये मजमून, ये तज्जिया जो है वो फर्जी है, इसमें कोई दम नहीं है कोई। और पाकिस्तान कैसे बनेगा? पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान तो समझ में नहीं आ रहा है कि चीन के साथ है, अमेरिका के साथ है, किसके इशारे पर पाकिस्तान चल रहा है? मिस्र की बात करें तो मिस्र मुस्तकिल जो है इजराइल से सौदेबाजी कर रहा है। मिस्र जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है, गाजा में कत्लेआम होता रहा। हाँ, सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब अभी भी अमरीकी शिकंजे में है। तो ये मिलकर के कैसे अलग फ्रंट बना लेंगे, कैसे अलग ब्लॉक बना लेंगे? हाँ, और तुर्की में क्या दम है? रजब तैयब अर्दगान सिर्फ जो है कागजी शेर है। आज तमाम लोग इस बात को लिख रहे हैं सिवाय कागजी शेर के। अब उनको ये जरूर लग रहा है कि चूंकि ईरान जो है बहुत आगे जा रहा है, ईरान की लीडरशिप बहुत आगे जा रही है, तो कोई ना कोई बयान तो जाना चाहिए। ये अर्तुगरुल गाजी नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं चल रहा है। ईरान जो है वो शहादत दे रहा है, ईरान कुर्बानी दे रहा है, और इसी वजह से दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। और ईरान कोई खलीफा भी बनना नहीं चाहता। जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं उम्मत का खलीफा बनना चाहता हूँ। जो नए सुप्रीम लीडर आए ईरान के, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब, उन्होंने भी ये दावा नहीं किया आते ही कि साहब हम खलीफा बनना चाहते हैं। कोई खलीफा नहीं। वो तो ये कहते हैं कि साहब ये जो सरपशन ताकतें हैं, ये जो जुल्म ढाने वाली ताकतें, इनका मुकाबला मिलकर के किया जाए, इनको यहां से भगाया जाए। ईरान कह रहा है मिडिल ईस्ट से तमाम जो अमरीकी बेस है इनको हटाया जाए। क्या तुर्की ने ऐसा कहा? तो सवाल यह है कि सिर्फ बयानबाजी, उससे क्या होगा? कुछ उससे होने वाला नहीं है। तो ये जो शिया सुन्नी के शिया ब्लॉक, सुन्नी ब्लॉक, ये ला सुन्निया ला शिया, ये जो नारा है यही असल में नारा है। और आज भले ही हुकूमतें अपने मसलहत की बुनियाद पे उनका कुछ होगा मामला, वो खामोश हों, लेकिन अवामी सतह पर बेदारी आई है। अवाम जो है वो इस वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह है और वो ईरान के साथ खड़ा है। आप हिंदुस्तान देख लें, दुनिया में कहीं भी देख लें, अवामी सतह पर ये चीज़ें हो रही है। तो बहरहाल ये जो मजमून आया है, ये जो बैन का तज्जिया है, ये महज सिवाय तफरकाबाजी के कुछ नहीं है। बाकी जो करना है तो अभी तो सबसे पहले ये करो कि जो जंग थोपी जा रही है या थोपी गई ईरान पे, ये जो न्यूक्लियर वार या थर्ड वार की तरफ दुनिया को अमेरिका और इजराइल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे रुके, इस पे गौर कीजिए। लेबनान पे हमला कैसे रुके और गाजा में जो कत्लेआम अब भी जारी है वो कैसे रुके, उस पे बात कीजिए। बाद में कोई ब्लॉग बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया।